हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं केमिस्ट्री मेंटोर संदीप जांगीर पारस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। अपनी जो लास्ट पार्ट अपन ने देखा 2011 पीवाईक्यू सीरीज, आज उससे नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा 2012 की पीवाईक्यू सीरीज जेड की, जिसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कॉपर सल्फेट घोल में जस्ता मिलाया जाता है तब तांबा यानी कि कॉपर अवक्षेपित हो जाता है, ऐसा होने के कारण है। तो आपको इसमें रिएक्शन दे रखी है कि आपके पास बेटा कॉपर सल्फेट है। इस कॉपर सल्फेट के अंदर आपको क्या मिलाना है, इसमें जिंक मिलाना है। तो जो जिंक है यानी कि जस्ता है, इसको मिलाने पर ये किस तरीके से ये तांबा अवक्षेपित हो जाता है और ऐसा होने का क्या कारण है। तो आप देख सकते हैं बेटा, इसकी जब अपन रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये अपनी रिएक्शन है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कॉपर जो है वो +2 है, जिंक है वो 0 है। जिंक इसमें किस में चेंज हो गया, +2 के अंदर, सल्फेट पे माइनस होता है -2 और कॉपर पे 0। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉपर +2 से किस में चेंज हो रहा है, कॉपर +2 से किस में चेंज हो रहा है, 0 में चेंज हो रहा है। तो इसका मीन क्या है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर अगर कम हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम होने पर कौन सी रिएक्शन होगी, अपचयन। और ये 0 से +2 में जा रहा है, तो इसका मीन क्या है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, और ऑक्सीडेशन नंबर में अगर वृद्धि होगी तो अपन कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण। लेकिन अपने को ये पूछा है कि तांबा अवक्षेपित होता है, यानी कि ये तांबा है, यानी कि ये कॉपर जो है वो अवक्षेपित हो रहा है, तो +2 से 0 में हो रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि Cu+2 का जो क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपने पास है बेटा, यदि प्रक्षेपित प्रावस्था, यानी कि प्रक्षेपित प्रावस्था को अपन क्या लिखते हैं बेटा, डीपी, तरल है यानी कि लिक्विड है, तथा प्रक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्सन मीडियम जो है वो है सॉलिड है, तो कोलाइडल को कहा जाता है। तो आपको लिक्विड को किस में मिक्स करना है बेटा, सॉलिड के अंदर, इस सॉलिड में आपको मिक्स करना है। तो लिक्विड को सॉलिड में अगर आपको मिक्स करना है तो प्रक्षेपित प्रावस्था जो होती है वो एक प्रकार से विलय की तरह काम करता है, और प्रक्षेपण माध्यम एक प्रकार से विलायक का काम करता है। तो आपको कोलाइडल विलयन में इस विलय और विलायक का नाम हो जाता है प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। तो अपन कह सकते हैं कि डीपी यानी कि लिक्विड को जब सॉलिड में अगर अपन मिक्स करेंगे, प्रक्षेपित करेंगे, तो अपने पास क्या प्राप्त होता है बेटा, जेल। और अगर सॉलिड को अगर लिक्विड में अगर प्रक्षेप करेंगे तो अपने पास प्राप्त होता है बेटा सोल। तो अपने पास इसका जो आंसर है वो कौन सा है, जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें बेटा, तो अपने पास है, किसी प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता निर्भर करती है। तो स्वतः प्रवर्तिता आपको पता होना चाहिए कि किसी भी अभिक्रिया की जो स्वतः प्रवर्तिता होती है बेटा, वो डिपेंड करती है डेल जी, गिब्स फ्री एनर्जी पे। अब जो गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है उसको अपन प्रदर्शित करते हैं बेटा डेल जी से, डेल जी, इसको अपन बोलते हैं स्वतः प्रवर्तित यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये अगर अपन ने नोट लगा दिया तो इसका मीन ये क्या है बेटा, ये मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, डेल एच माइनस टी डेल एस। अब इस डेल एच को अपन बोलते हैं बेटा एंथैल्पी परिवर्तन, ये होता है एंथैल्पी परिवर्तन। और ये टी का मीन क्या होता है, ताप, और डेल एस होता है बेटा एंट्रोपी परिवर्तन। तो ये जो एंट्रोपी परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन के आधार पे ही अपन देख सकते हैं कि डेल जी की वैल्यू आती है। और स्वतः परिवर्तित कब होगा, जब डेल जी जो है वो बेटा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और अगर वो स्वतः होगा तब ये डेल जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर 0 आ जाए तो वो अभिक्रिया कौन सी अवस्था में होती है, साम्य अवस्था में। और अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए बेटा, पॉजिटिव, तो वो होती है कौन सा प्रक्रम, असवतः प्रक्रम। तो अगर नेगेटिव वैल्यू है तो यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रक्रम है, और 0 है तो वो इक्विलिब्रियम पे है, और पॉजिटिव है तो वो असवतः यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अपने को ये पूछा है कि किसी प्रक्रम की स्वतः परिवर्तिता निर्भर करती है, तो अपन कह सकते हैं कि वो किससे कैलकुलेट करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी से। और वो डिपेंड किस पे कर रही है बेटा, एक तो अपने पास ऊर्जा यानी कि डेल एच है, और दूसरा क्या है अपने पास, डेल एस। तो ये दोनों घटकों पर डिपेंड करती है, इसलिए अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सोल्व करना है। इस जो इक्वेशन आपको बताई डेल जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस, इसको अपन बोलते हैं बेटा गिब्स
हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, अभिक्रिया N2+3H2 2NH3 के लिए संतुलन स्थिरांक K दे रखा है, यानी कि अपने पास ये है N2+3H2 और ये रिएक्शन प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया, और इसका जो K नेतांक है वो अपन ने K लिखा। फिर ये बोला है कि हाफ N2 3/2 H2 NH3 के लिए संतुलन स्थिरांक होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बेटा जैसे इसमें अपन ने क्या चेंज किया है, ये N2 यानी कि 2 से इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया, और ये भी अपन ने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2/2 NH3, तभी तो ये क्या आया, 1 आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इस इक्वेशन में अपन ने 2 से इसको क्या किया, डिवाइड किया है। तो अपना जो नया स्थिरांक होगा बेटा, वो नया स्थिरांक जो है K डैश, वो क्या होगा, पहले वाले स्थिरांक का आपने क्या किया है, डिवाइड किया किससे, 1/2 से, यानी कि 2 को अपन 1/2 लिख सकते हैं। तो अब ये 1/2 से अपने या तो बोल सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई किया, या अपन कह सकते हैं कि 2 से डिवाइड किया। तो इसको भी आपको इसी तरीके से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है अपने पुराने वाले स्थिरांक को। तो आपने इसको क्या लिखा, K हाफ, और याद रखना K हाफ जो होता है उसको अपन √K भी लिख सकते हैं, √K, क्योंकि रूट को हाफ लिखा जाता है इसमें, ठीक है, घातांक में। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो सकता है, K/2, ये तो हो नहीं सकता, 2K यानी कि मल्टीप्लाई भी नहीं किया अपन ने। अब ये √K लिखा हुआ है, तो √K जो है वो अपना आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 3rd होगा। तो ये अपन साम्य स्थिरांक में अपन पढ़ेंगे कि कभी भी अगर इक्वेशन के अंदर अगर मल्टीप्लाई किया है तो वो पावर में आ जाता है, और अगर किसी को डिवाइड किया है तो वो 1 पावर लगेगी। और इस 1 यानी कि इस इक्वेशन को देखें तो इसमें 2 से डिवाइड किया है, और 2 से डिवाइड करने पर अपन ने इस पुराने वाले स्थिरांक यानी कि जो K स्थिरांक है उसको भी अपन ने 1/2 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, या 2 से अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, 3rd हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास है बेटा Ag+Cu+2 आदि जैसे धातु आयन किस रूप में क्रिया करते हैं। तो आपको पता है बेटा कि ये केटाइन है, और ये एक केटाइन के साथ साथ ये संक्रमण धनायन है। एक प्रकार से केटाइन तो है, ये धनायन तो है, लेकिन कौन से धनायन है, ये संक्रमण धनायन है। और आपको पता है संक्रमण धनायन होंगे तो इसके अंदर क्या उपस्थित होगा बेटा, खाली कक्षक उपस्थित होंगे, और खाली कक्षक कौन से होंगे, डी कक्षक। तो ये जो खाली डी कक्षक है वो क्या करते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर सकते हैं बेटा, ग्रहण कर सकते हैं। और एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर को ग्रहण करेंगे, तो जो लोन पेयर को ग्रहण करने वाला होता है वो होता है बेटा लुईस एसिड। अपन ने 2011 की PYQ सीरीज में भी अपन ने देखा था कि इस तरीके से लुईस एसिड, लुईस क्षार के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो लुईस अम्ल कौन सा होता है बेटा, जिसमें खाली कक्षक उपस्थित हो, जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर सके बेटा, ग्रहण कर सके। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, लुईस एसिड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नाइलॉन 66 किससे प्राप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए नाइलॉन 66 जो होता है बेटा वो एक प्रकार का पॉलीमर है, और ये पॉलीमर एक प्रकार से किसका है, एस्टर का। इसमें क्या क्या फॉर्म हो, किस से मिलकर बना होता है ये। तो अपने पास है एडिपिक अम्ल और थैलिक अम्ल। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि नाइलॉन 66 जो है वो नेक्स्ट ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट है प्रोपिलीन और एडिपिक अम्ल, ये भी नहीं है क्योंकि एस्टर का निर्माण होता है। तो अपने को इसमें फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड ये भी नहीं हो सकता। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल। कैसे लिख सकते हैं, हेक्सामेथिलीन जो होता है उसको हेक्सा यानी कि CH2 मेथिलीन हो गया, ये डाइएमीन है यानी कि NH2 है, और NH2 इस तरीके से इसमें एमाइड का फॉर्मेशन होता है एक प्रकार से। और एडिपिक अम्ल जो होता है वो होता है बेटा, एडिपिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है COOH, और ये CH2 जो है 4COOH इस तरीके से। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है COOH। तो ये COOH एडिपिक एसिड है, इसको तो अपन बोलते हैं बेटा एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल, और इसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। तो इन दोनों के संयोजन से, इन दोनों के बहुलकीकरण से किसका निर्माण होता है, नाइलॉन 66 का।
तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास यौगिक। अब ये जो आपको यौगिक दे रखा है, ये यहां पे मैं बना देता हूं अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और ये है COOH, इस तरीके से। तो आप इसमें ये जो फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है एक प्रकार से एस्प्रिन का, ये एस्प्रिन होता है। अब ये जो एस्प्रिन है आपको पता होना चाहिए, एस्प्रिन किस काम आती है बेटा, पीड़ाहारी होती है। क्या होती है ये, पीड़ाहारी। तो इस प्रकार से इस से अपन यानी कि ये सैलिसिलिक अम्ल से फॉर्म होता है और इसका जो नाम होता है वो होता है 2-एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल। एक प्रकार से इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2 3 4 5 6, तो इसका नाम होता है 2-एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो ये एस्प्रिन का IUPAC नाम होता है, कॉमन नेम लिखते हैं अपन एस्प्रिन, और एस्प्रिन का IUPAC नाम क्या लिख सकते हैं अपन, 2-एसिटोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, पीड़ाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, यदि कार्बन प्रदान करने के लिए यदि सी प्रदान करने के लिए ए तथा बी के बीच अभिक्रिया, ए और बी के बीच में जो अभिक्रिया है उससे क्या फॉर्म हो रहा है, सी। तो ए में प्रथम कोटि बलगतिकी है, यानी कि ये ए जो है वो प्रथम कोटि की बलगतिकी है, इसकी सांद्रता एक घातांक के समानुपाती होती है, इसलिए अपन बोल सकते हैं इसको प्रथम कोटि। तथा बी में द्वितीय कोटि बलगतिकी को प्रदर्शित करता है। तो बी जो है उसकी सांद्रता क्या है, सेकेंड ऑर्डर की है, तो प्रदर्शित करती है। तो दर्श समीकरण किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो जो के होता है दर्श समीकरण है, वो दर्श समीकरण इक्वल हो जाएगा, समानुपाती होता है बेटा, ए की सांद्रता यानी कि 1 और ये बी की सांद्रता की घातांक का 2, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये फर्स्ट ऑर्डर को कर रही है। अब ये साम्य अवस्था स्थिरांक हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के। तो अपना जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो ये के ए बी ये भी नहीं हो सकता, के ए हाफ बी ये भी नहीं है, के ए स्क्वायर बी क्योंकि स्क्वायर नहीं है यहाँ पे 1, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ। तो ए की सांद्रता जो है उसकी घातांक 1 है और बी की सांद्रता है उसकी घातांक 2 है, तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। तो इस तरीके से इसको सोल्व आउट करना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001। अब ये 0.001 है तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ यानी कि जो H प्लस HNO3 जो है, तो HNO3 में आपको पता है HNO3 क्या करेगा, H प्लस को डोनेट करेगा, और ये H प्लस को डोनेट करेगा तो ये H प्लस की सांद्रता है बेटा, H प्लस की सांद्रता दे रखी है आपको 0.001। तो H प्लस की जो सांद्रता है वही एक प्रकार से अगर वो नॉर्मेलिटी में है तो वही उसकी एक प्रकार से किसकी कैलकुलेट करवाता है, वो pH का कैलकुलेशन करवाता है। तो अपन देख सकते हैं कि H प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको 0.001 N, नॉर्मेलिटी में नॉर्मलता में दे रखी है। तो अपन देख सकते हैं कि जो 10 टू दी पावर जो होती है वही उसकी pH होती है। तो pH अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो pH इसकी कितनी हो जाएगी बेटा, 3। तो इस तरीके से अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो इस तरीके से अपने जब भी नॉर्मेलिटी के अंदर अगर आपने को कंसंट्रेशन दे रखी हो एसिड की, तो आप जो 10 की पावर में जितना भी डिजिट है वही उसकी क्या हो जाती है बेटा, pH हो जाती है। क्योंकि अपन जानते हैं कि H प्लस जो होता है वो अगर अपन देखें तो pH जो होती है, pH अपन क्या लिखते हैं, माइनस log H प्लस कंसंट्रेशन, ऐसे लिखा जाता है। तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन होती है वही एक प्रकार से क्या होती है, pH होती है। तो इसका आंसर कौन सा है, सेकंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, तो अपने पास है SnS2 के लिए विलेयता गुणनफल का सही निरूपण कौन सा है। तो विलेयता गुणनफल जो होता है बेटा, तो SnS2 जो होता है वो आपको पता है वो किस में चेंज होगा, Sn+4 और ये किस में चेंज हो जाएगा, 2s-2, इस तरीके से। तो Sn+4 और 2s-2, तो अब इसको अगर अपन सोल्व आउट करें तो इसका जो विलेयता गुणनफल होता है, विलेयता गुणनफल को Ksp से प्रदर्शित करते हैं। ये इक्वल होता है किसके, सांद्रता के, उत्पादों की सांद्रता है Sn
यानी कि उसकी विलेयता जो है SN की विलेयता वो, और यहां पे सल्फर की विलेयता, अब इसके कितने मोल है 2 है, तो यहां पे अपन 2 शो करेंगे। तो अपने पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि टिन है वो +4 है और सल्फर -2 है और उसकी पावर भी क्या है स्क्वायर है। तो अपने आंसर कौन सा हो गया SN+4 और S2 - 2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से अपने आंसर कैलकुलेट करना है। तो आपको पहले जो लवण दे रखा है उस लवण को आपको आयनों में तोड़ना है। आयनों में तोड़ने के बाद में जो जिसकी विलेयता दे रखी है उसी विलेयता को उसके पावर में लिख देते हैं, ठीक है, जो जिसके मोल दे रखे हैं। तो इस तरीके से अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा तो एल्यूमिनियम किसके विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो ये एक प्रकार से धातु क्रम का क्वेश्चन है बेटा, लन बेस है, आपको ध्यान में होना चाहिए। एल्यूमिनियम को गलित क्रायोलाइट के साथ एल्यूमिना जो होता है उसको अपन करवा सकते हैं, विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें CH3 MgBr किसके कारण एक कार्ब धात्विक यौगिक है। कार्ब का मतलब हो गया कार्बन और धातु का मतलब हो गया कोई भी धातु। तो किसके कारण है, तो क्योंकि इसमें कार्बन और धातु के बीच में बंद होता है इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा कार्ब धात्विक यौगिक। तो इसमें अपन देख सकते हैं MgBr के बीच में बॉन्ड के कारण ये कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है, कार्ब धात्विक यौगिक होगा कार्बन और धातु के बीच में। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा C और Mg के बीच में जो बॉन्ड होगा उसी के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक, क्योंकि Mg क्या है धातु है और कार्बन और धातु के बीच में बनने वाले आबंध को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा कार्ब धात्विक बंध। तो कार्ब धात्विक बंध किसके कारण है C और Mg आबंध के कारण। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा तो जब प्राथमिक एमीन एथेनोइक, प्राथमिक एमीन यानी कि अपने पास प्राथमिक एमीन कोई सा भी हो सकता है, अपने मान लो ये लिख रखा है RNS2, इसकी रिएक्शन करवाई है एथेनोइक KOH के क्लोरोफॉर्म के साथ। तो ये क्लोरोफॉर्म है अपने पास CHCl3 और ये किसकी प्रेजेंस में करवाई है KOH की प्रेजेंस में। एथेनोइक का मतलब हो गया एक प्रकार से एसिड KOH, एसिडिक KOH के साथ अगर अपन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एमीन की क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन होती है बेटा तो अपन कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से कौन सी रिएक्शन हो गई है आइसोसाइनाइड रिएक्शन, या इस आइसोसाइनाइड या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं आइसोसाइनाइड के अलावा, और अपन इसको क्या बोल सकते हैं बेटा आइसोसाइनाइड के अलावा एक नाम बोल सकते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो ये जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है तो इसमें आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है RNC। तो इस तरीके से अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा एक प्रकार से किसका फॉर्मेशन हो रहा है NC को अपन बोलते हैं बेटा आइसोसाइनाइड। तो याद रखना जब भी प्राथमिक एमीन एथेनोइक KOH के क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद किसका निर्माण होता है बेटा आइसोसाइनाइड का निर्माण, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, आइसोसाइनाइड अभिक्रिया बोल सकते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा तो समूह के नीचे की ओर जाने पर क्षारीय मृदा धातुओं की अपचायक, इसको अपन क्या बोल सकते हैं अपचायक क्षमता, ये एक अपचायक क्षमता है। ये अपने पास है अपचायक क्षमता, इसको अपन नाम देंगे अपचायक, अपचायक क्षमता, अपचायक शक्ति। तो आपको पता होना चाहिए समूह में के नीचे की ओर जाने पर क्षारीय मृदा धातुओं की अपचायक शक्ति जो है वो एक प्रकार से क्या होती जाती है एक प्रकार से बढ़ती जाती है। तो इसमें अपना आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड, ठीक है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा बढ़ती जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू भी अपचायक क्षमता की बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास संकुलाइन की रचना के लिए संक्रमण धातुओं का एक अभिलक्षण है, यानी कि संकुलाइन। अब संकुलाइन कब बनेगा बेटा संकुल आयन बोल सकते हो यौगिक बोल सकते हो, ये कब बनेगा तो संक्रमण धातुओं से बनता है। तो आपको पता होना चाहिए डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना, डी उपकोष में युग्मित इलेक्ट्रॉन का होना,
रिक्त डी कक्षक प्रदान करना, लघु आवेश आकार अनुपात का होना। तो अपन को पता है कि संकुलाइन तभी बनेगा, संकुलाइन जब मेटल जो है, मेटल के अंदर खाली कक्षक होंगे और जो लिजेंड है वो लिजेंड अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेगा, उस खाली कक्षक में डोनेट करेगा। तो अपन कह सकते हैं बेटा कि संकुल या आयन या संकुल यौगिक, या अपन कह सकते हैं उपसहसंयोजक यौगिक या जटिल यौगिक का निर्माण तभी होता है जब धातु के पास क्या हो, खाली कक्षक हो। और जब संक्रमण धातु के पास खाली कक्षक होंगे तभी उसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो क्या हो सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, डी उपकोष जो है वो क्या रहना चाहिए, डी ऑर्बिटल है वो क्या रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। तो रिक्त डी ऑर्बिटल प्रदान करने के कारण ही संक्रमण धातु है वो किसका निर्माण करते हैं, संकुल आयन या संकुल यौगिक बोल सकते हैं, जटिल यौगिक बोल सकते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक भी कह सकते हैं। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट है अपने पास बेटा, निम्नलिखित में से आकार का कौन सा क्रम सही है। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा कौन होता है बेटा, ऋणायन, फिर होता है बेटा उदासीन, और नेक्स्ट अपना जो है वो कौन सा होता है बेटा, धनायन। तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर ये उदासीन है तो ये तो नहीं होगा, ये भी उदासीन, ये नहीं है, ये धनायन, ऋणायन, उदासीन, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें अगर अपन देखें तो ये ऋणायन है, फिर उदासीन है, और फिर क्या है बेटा, ये धनायन। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। तो सबसे अच्छा आपको ये तरीका ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा जो होता है ऋणायन का, फिर उदासीन का, और फिर क्या होता है बेटा, धनायन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें बेटा तो अपने पास है एक अभिक्रिया दे रखी है आपको, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, और अब इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसकी रिएक्शन करवा रखी है किसके साथ, यहां पे X लिख रखा है बेटा, और X लिख रखा है, साथ में यहां लिख रखा है H2O और जिंक, और यहां पे बना हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। और आपसे ये पूछा गया है कि उपरोक्त अभिक्रिया में X है, तो आपको इसको देख के ही पता चल रहा है कि ये एक प्रकार से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोनिल समूह का फॉर्मेशन हो रहा है एक प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में क्या होगा, ओजोनोलाइसिस। इस अभिक्रिया को बोलते हैं बेटा ओजोनोलाइसिस, यानी कि ओजोनी अपघटन। ये होता है ओजोनी अपघटन। तो ये ओजोनी अपघटन जो है उसमें अपन देखें तो ओजोनी अपघटन में X जो है वो क्या होगा, ओजोन होगा। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिएक्शन में X की वैल्यू पूछी थी, तो आपको इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें ओजोनी अपघटन किस प्रकार से हुआ, कौन सी अभिक्रिया है। तो अपन को पता चला कि इसमें ओजोनी अपघटन हो रहा है, और ओजोनी अपघटन में अपने को क्या चाहिए बेटा, ओजोन, और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, O3। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपने पास क्वेश्चन है, बेंजीन में आबंधों की संख्या है, तो बेटा आपको पहले बेंजीन की संरचना आनी चाहिए, और बेंजीन की संरचना आपने पढ़ रखी है इस तरीके से, ये बेंजीन की संरचना है, और फॉर्मूला आपको पता है बेंजीन का क्या होता है, C6H6। अब आपको पता है एक कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या होती है बेटा, 4 होती है। तो 1 2 3, तो 3 तो बनी हुई है और चौथी अपने को दिखाई नहीं दे रही, तो उसको अपन किससे शो करेंगे, अपन हाइड्रोजन से। तो इस प्रकार से सभी कार्बन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन। तो ये आपकी इसकी संरचना हो गई। अब इसमें आपसे पूछा है कि आबंधों की संख्या, तो याद रखना बेटा जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, जितने भी जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे अपने पास कौन से होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरीके से, एक मिनट बेटा, पेन अपन दूसरा यूज करते हैं। जैसे इसमें ये सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, सिग्मा 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 और सिग्मा। तो जो भी आपके सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या है, आपके सिग्मा बॉन्ड है। अब इसमें पाई बॉन्ड की पूछी है, तो पाई बॉन्ड जो है, जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पाई होता है। तो इसमें पाई कितने हैं, इसमें 3, तो 3 पाई जिसमें भी है उसको देखते हैं एक बार। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में क्या लिख रखा है, 3 पाई लिख रखा है, तो इसका मतलब ये दोनों तो होंगे नहीं। अब अपन सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं।
तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से अपने पास सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हो गए, 12। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, 12 सिग्मा और 3 पाई। तो बेंजीन की जो संरचना है उसमें आपको पूछा हुआ है अबंधों की संख्या, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको कैलकुलेट करने हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास क्वेश्चन है बेटा, किसके प्रयोग द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद किया जा सकता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो एक प्रकार से कार्बोनिल ग्रुप ही होता है बेटा, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें ये तो एल्डिहाइड हो गया, और अगर दोनों तरफ कार्बन अटैच है तो इसको अपन बोल देते हैं कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए आपको किसका यूज करना होता है, तो अपन कई अभिकर्मक यूज कर सकते हैं। एक तो होता है बेटा टोलेन रिएजेंट, एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म को भी यूज, क्लोरोफॉर्म जो अभिक्रिया है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया को भी अपन यूज कर सकते हैं। तो अपना जो आंसर है उसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन दे रखे हैं पहले में ही, क्या लिख रखा है, टोलेन अभिकर्मक। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को अपन फेलिंग विलियन से भी कर सकते हैं, टोलेन अभिकर्मक से भी कर सकते हैं, हेलोफॉर्म से भी कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें टोलेन अभिकर्मक ही दे रखा है और बाकी आंसर नहीं दे रखे। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, टोलेन अभिकर्मक होता है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो विलियन होता है AgNO3 प्लस NH4OH, उसको अपन क्या बोलते हैं, AgNO3 प्लस NH4OH। ये जो मिश्रण होता है वो एक प्रकार से किसका काम करता है, टोलेन अभिकर्मक का। तो जो एल्डिहाइड कीटोन में क्या करेगा, विभेद करेगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है बेटा, सामान्य फॉर्मूला RCO2O किसका निरूपण करता है। तो आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है बेटा, आपने पढ़ रखा होगा इसको इस तरीके से, RC डबल बॉन्ड OO C डबल बॉन्ड OR। अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि इसमें ये जो ग्रुप दे रखा है, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप कितने हो गए, 2 हो गए, इसलिए इसको कंडेंस फॉर्म में यानी संघनन फॉर्म में लिख दिया 2, और फिर क्या लिखा हुआ है O, तो इसको ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। तो ये आपको पता है कि ये क्या होता है, एक प्रकार से एसिड एनहाइड्राइड, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। तो ये जो एसिड एनहाइड्राइड है, इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो अपना जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। और ये जो 20 क्वेश्चन है, इन 20 क्वेश्चन में कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा पूछे हुए हैं, तो बेटा इसमें 4-5 क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनिक से लिए गए हैं।